इंस्पायर कथा हब में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है आशा का दीपक। ये कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग की जिन्होंने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार को फिर से जोड़ने का रास्ता खोज लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जून की तपती दोपहरी थी जब वाराणसी के एक छोटे और धूल भरे मोहल्ले में रामलाल अपने घर के आंगन में पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर बैठे थे। उनकी उम्र 70 के पार थी और उनके चेहरे पर खींची हुई गहरी झुर्रियां उनकी जिंदगी के संघर्षों और अनुभवों की कहानियां बयां कर रही थीं। हर झुर्री में एक याद, एक दर्द और एक मुस्कान छिपी थी। रामलाल की पत्नी सरला कुछ साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थीं और उनकी याद में रामलाल की आंखें कभी कभी नम हो जाती थीं। आज भी उन उदास आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो अतीत की स्मृतियों से नहीं बल्कि भविष्य की आशा से जगमगा रही थी। वह अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे जब उन्होंने अपनी अथक मेहनत, पसीने और लगन से एक छोटी सी किताबों की दुकान को शहर की सबसे मशहूर प्रतिष्ठित ज्ञान गंगा बुक स्टोर में बदल दिया था। वह दुकान सिर्फ एक व्यवसाय नहीं थी बल्कि उनका सपना थी, उनका जुनून थी और उनके जीवन का आधार थी। रामलाल का इकलौता बेटा अखिल और उसकी पत्नी ममता उसी बड़े से घर में रहते थे। अखिल ने पिता की दुकान को सफलतापूर्वक संभाल लिया था और अपनी व्यावसायिक सूझबूझ से उसने उसे और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। अब वह एक सफल और सम्मानित व्यवसायी बन चुका था। ममता घर संभालती थी और अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी, लेकिन रामलाल को अक्सर महसूस होता था कि उनके और बेटे बहू के बीच एक अदृश्य, अनकही दूरी बढ़ती जा रही थी। यह दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक थी। रात को जब अखिल और ममता अपने आरामदायक वातानुकूलित कमरे में आराम से टीवी देख रहे होते, रामलाल आंगन में अकेले बैठे तारों को निहारते। उनका कमरा छोटा था और उसमें पंखा भी नहीं था। वाराणसी की गर्मी की रातों में वह अक्सर आंगन में ही चटाई बिछाकर सो जाते, आकाश के विशाल खुलेपन में अपने अकेलेपन को महसूस करते। एक रात जब भूख से रामलाल का पेट बुरी तरह कुलबुलाने लगा, वह धीरे से रसोई में गए। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर बहुत कम हो चुका था। रसोई में प्रवेश करते ही उनकी नजर एक बासी रोटी और थोड़ा सा अचार पर पड़ी। सुबह ममता ने जल्दी में उनसे कहा था, बाबूजी, चाय के साथ ये रोटी खा लीजिए, मैं बाजार जा रही हूं। रामलाल ने बिना कुछ कहे चुपचाप सिर हिला दिया था, लेकिन रोटी इतनी सख्त और सूखी हो चुकी थी कि उसे चबाना असंभव था। उन्होंने उसे एक किनारे रख दिया था। फ्रिज में भी कुछ नहीं था, न कोई फल न कोई बचा हुआ खाना। थककर रामलाल ने एक गिलास ठंडा पानी पिया और वापस आंगन में आकर अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठ गए। उस रात रामलाल का मन उदास नहीं था बल्कि उनके दिमाग में विचारों का एक तूफान चल रहा था। वह सोच रहे थे कि क्या वह अभी भी कुछ कर सकते हैं, क्या उनकी जिंदगी में अभी भी कोई उद्देश्य बाकी है। उनके पास अनुभव था, दशकों का व्यापारिक हुनर था और सबसे बड़ी बात, जिंदगी को फिर से शुरू करने की अटूट हिम्मत थी। एक नई शुरुआत की चिंगारी उनके मन में सुलगने लगी थी। अगली सुबह जब ममता रसोई में व्यस्त थी और नाश्ता बना रही थी, रामलाल ने उनके पास जाकर शांत स्वर में कहा, ममता, मैं आज बाजार जा रहा हूं, थोड़ा काम देखना है। ममता ने आश्चर्य और कुछ अनिश्चितता से उनकी ओर देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रामलाल ने अपने पुराने लकड़ी के संदूक को खोला जिसमें उन्होंने अपनी कुछ बची हुई कमाई और छोटी मोटी बचत संजोकर रखी थी। उनके पास कुल 200 रुपये थे। उन्होंने उन पैसों को सावधानी से उठाया और घर से निकल पड़े। वह सीधे पास के बाजार गए जहां उन्होंने 100 रुपये में बच्चों की कुछ रंगीन कहानी की किताबें खरीदी। फिर वह प्रसिद्ध गंगा घाट पर गए जहां हर दिन सुबह से शाम तक हजारों सैलानी और स्थानीय लोग आते थे। रामलाल ने एक छोटा सा सादा स्टॉल लगाया और बड़ी विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ किताबें बेचना शुरू किया। उनकी आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास था जो उनकी नई शुरुआत का प्रतीक था। आइए, बच्चों के लिए सुंदर कहानियां लीजिए, ज्ञान का खजाना कम दाम में। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। उनकी उम्र, उनके चेहरे की सादगी और उनकी मुस्कान लोगों को आकर्षित कर रही थी। लोग उनसे बात करने लगे, उनकी कहानियां सुनने लगे। पहले दिन रामलाल ने 50 रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया। ये सिर्फ 50 रुपये नहीं थे बल्कि उनकी आत्मनिर्भरता का पहला कदम था। उस रात उन्होंने घाट के पास एक छोटे से ढाबे पर गर्मागर्म पूरी सब्जी खाई। यह खाना उनके लिए किसी शाही दावत से कम नहीं था क्योंकि यह उनकी अपनी कमाई का था। घर लौटे तो ममता ने उनसे पूछा, बाबूजी, कहाँ थे आप, इतनी देर कैसे हो गई? रामलाल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ पुराने दोस्तों से मिलने गया था। वह नहीं चाहते थे कि अभी कोई उनके नए काम के बारे में जाने, खासकर अखिल और ममता। वह अपनी इस छोटी सी सफलता को पहले पुख्ता करना चाहते थे। रामलाल ने हर दिन यही किया। सुबह वह घर के छोटे मोटे काम निपटाते, खुद अपने लिए चाय बनाते
और फिर घाट पर किताबें बेचने चले जाते। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ बासी रोटी का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि खुद ही अपने लिए ताज़ा और स्वादिष्ट खाना खरीद लेते। उनकी सेहत भी सुधरने लगी थी और उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। यह चमक सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संतुष्टि की थी। वह फिर से जीवंत महसूस करने लगे थे। इसी बीच रामलाल का पोता विवेक, जो लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस भारत आने वाला था। विवेक और रामलाल की बहुत गहरी और अनोखी दोस्ती थी। जब विवेक छोटा था, रामलाल उसे अक्सर घाट पर ले जाया करते थे, उसे सुंदर कहानियां सुनाते थे और उसकी हर छोटी बड़ी बात सुनते थे। विवेक को अपने दादाजी की बहुत याद आती थी और वह अक्सर उनसे फोन पर बात करता था। उसने सोचा कि वह अपने आने की खबर किसी को नहीं देगा और सबको सरप्राइज देगा। वह अपने दादाजी से मिलने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित था। एक दिन जब विवेक वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरा तो उसके दिमाग में सबसे पहले अपने दादाजी का चेहरा आया। वह सीधे गंगा घाट की ओर गया, जहां उसे पता था कि लोग अक्सर किताबें और स्मृति चिन्ह खरीदने आते हैं। घाट पर पहुंचते ही उसकी नजर एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति किताबें बेच रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी, विवेक की सांसें रुक गईं। वह कोई और नहीं बल्कि उसके प्यारे दादाजी रामलाल थे। रामलाल पसीने से तर थे, धूप में खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि और खुशी की मुस्कान थी। विवेक की आंखें नम हो गईं। यह दृश्य उसके लिए अविश्वसनीय था। वह धीरे से उनके पास गया और बोला, दादाजी, एक किताब देना। रामलाल ने बिना ऊपर देखे ग्राहक समझकर कहा, कौन सी चाहिए बेटा? बच्चों की कहानियों से लेकर नैतिक शिक्षा की किताबें सब हैं। फिर जैसे ही उनकी नजर विवेक पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गए। उनके हाथ में पकड़ी किताब छूट गई। विवेक, मेरा बेटा। रामलाल की आंखें खुशी से भर आईं और दोनों दादा पोता एक दूसरे से गले मिले। यह मिलन सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो पीढ़ियों के प्यार और सम्मान का था। विवेक ने पूछा, दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए। पापा और मम्मी क्या कर रहे हैं? रामलाल ने हंसते हुए कहा, बेटा, आराम तो बूढ़ों के लिए है। मैं तो अभी जवान हूं। यह काम मुझे खुशी देता है, आत्मसम्मान देता है। विवेक को अपने दादाजी की हिम्मत और आत्मनिर्भरता पर बहुत गर्व हुआ। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दादाजी, जिन्होंने कभी ज्ञानगंगा बुक स्टोर जैसे बड़े व्यवसाय को खड़ा किया था, आज इस तरह एक छोटे से स्टॉल पर किताबें बेच रहे थे। उसने रामलाल को अपने साथ घर चलने को कहा। घर पहुंचते ही अखिल और ममता ने विवेक को देखकर खुशी से उसे गले लगाया, लेकिन विवेक का चेहरा गंभीर था। उसने अपने माता पिता से कहा, मम्मी पापा, मैंने आज दादाजी को घाट पर किताबें बेचते देखा। आप लोग उन्हें घर में अकेला छोड़ देते हैं, उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं देते, और वह खुद अपनी मेहनत से अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि दादाजी को क्या चाहिए? उनकी खुशी किसमें है? अखिल और ममता को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपनी व्यस्तता में इतने खो गए थे कि उन्होंने अपने घर के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य को ही अनदेखा कर दिया था। अखिल ने शर्मिंदा होकर कहा, बेटा, हम इतने व्यस्त हो गए थे कि बाबूजी की ओर ध्यान ही नहीं गया। हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए। ममता की आंखें नम थीं। उसने रामलाल से माफी मांगी। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको अनदेखा किया। हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं ममता, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस घर को फिर से प्यार और सम्मान से भर दें, जैसे पहले कभी था। उस दिन के बाद अखिल और ममता ने रामलाल का ख्याल रखना शुरू किया। अखिल ने दुकान में रामलाल को फिर से शामिल किया और ममता ने उनके लिए पसंद का खाना बनाना शुरू किया। रामलाल का कमरा अब एक नए पंखे और आरामदायक बिस्तर से सज गया था। परिवार में फिर से खुशियों और अपनेपन का माहौल छा गया था। विवेक ने अपने दादाजी के साथ मिलकर उनकी किताबों की छोटी सी दुकान को और बड़ा करने का प्लान बनाया। उन्होंने एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, जिसका नाम रखा आशा का दीपक। ये स्टोर न सिर्फ किताबें बेचता था, बल्कि बच्चों के लिए कहानी सत्र भी आयोजित करता था, जिसमें रामलाल अपनी जिंदगी के अनुभव और कहानियां सुनाते। उनकी कहानियों में जीवन का सार, हिम्मत और प्रेरणा होती थी। यह आशा का दीपक सिर्फ एक व्यावसायिक उद्यम नहीं, बल्कि एक सामाजिक पहल बन गया, जिसने कई बच्चों के जीवन में ज्ञान और प्रेरणा का प्रकाश फैलाया। समय के साथ रामलाल का घर फिर से हंसी, प्यार और सम्मान से भर गया। वह अब अकेले नहीं थे। उनका परिवार, उनकी मेहनत और उनकी अटूट हिम्मत ने उन्हें फिर से अपने घर का मुखिया बना दिया। उन्होंने न केवल अपने परिवार को भावनात्मक रूप से जोड़ा, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।
और हर रात जब वह आंगन में तारों को देखते तो उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की मुस्कान होती, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी को नया रंग दिया बल्कि अपने परिवार को भी एक नई दिशा दी, एक ऐसी दिशा जो प्यार, सम्मान और आत्मनिर्भरता से भरी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अपने आसपास किसी ऐसे आशा के दीपक को देखा है जिसने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इंस्पायर कथा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।